अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पूर्व के क्लास में आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। इस ब्लॉक में आप लोगों को मैं सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन और कुछ कला के बारे में बताने का प्रयास करूंगा, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कोई भी विद्वान एक पहलू को देख कर करके नहीं, बल्कि विभिन्न पहलू को देख कर करके अपने विचार व्यक्त किए हैं। विद्वानों के बीच काफी मतभेद हैं, परंतु एक बात तो यह सुनिश्चित है कि वहां किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन अवश्य रहा होगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण एक ही तरह के भवनों का निर्माण, एक सी सड़कें, एक सी मूर्तियां, एक तरह के मापदंड इत्यादि हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ का शासन जनतांत्रिक रहा होगा। कुछ इतिहासकार यह विचार व्यक्त करते हैं कि यहाँ का शासन राजतंत्र व्यवस्था थी, जिसका शासन दो प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से होता था। परंतु ऐसी संभावना अब ठीक प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अब कई ऐसे शहरों का पता चला है जो एक दूसरे से काफी अधिक दूरी पर अवस्थित हैं, लेकिन एक दोनों में काफी समानताएं देखने को हमें मिलती हैं। अब हम देखते हैं विभिन्न इतिहासकार अर्थात विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या अपना मत व्यक्त किया है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं व्हीलर महोदय का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रशासन पुरोहित तथा राजा के हाथों में होगा। इनका मानना है पुरोहित राजा के हाथों में होगा। इन्होंने अपने विचार के पक्ष में यह तर्क दिया है कि यहाँ धर्म की प्रधानता थी। धर्म की प्रधानता को देखते हुए ही व्हीलर महोदय का कहना था कि यहाँ के लोग जो थे वो पुरोहित के हाथों में ही थे, अपने प्रशासन को दे दिए थे और उससे इनका शासन व्यवस्था चलता था। वहीं पिगट का विचार है, दूसरा जो है वो है पिगट महोदय कहते हैं कि हड़प्पा वासियों का शासन जो था वो दो राजधानियों से होता था, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक नदी से जुड़े हुए हैं। यह कहना भी अतियोक्ति होगी, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो सिंधु नदी के तट पर थे, कुछ जो थे वो दूसरे नदी के तट पर थे, लेकिन उनका भी नगर में बहुत योगदान रहा था। उसके बाद हम देखते हैं हंटर महोदय का। हंटर महोदय का कहना है कि यहाँ की शासन प्रणाली जनतांत्रिक थी। ये अपने तर्क में यह कहते हैं कि विशाल स्नानागार के पास जो भवन प्राप्त हुआ है वह इस बात का प्रतीक है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जनतांत्रिक प्रणाली प्रचलित थी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि सिर्फ स्नानागार को देख करके यह कह देना कि यहाँ जनतांत्रिक था या तो फिर राजतंत्र। बीबी स्टुअर्ट कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ का प्रशासन गुलामों पर आधारित था, यानी गुलाम प्रशासन पर यह आधारित मानते हैं। इनका मानना था कि यह मेसोपोटामिया का उपनिवेश रहने के कारण जो मेसोपोटामिया में चलती थी शासन व्यवस्था, उसी का एक प्रतिरूप यहाँ देखने को मिलता है। यह भी वर्तमान में खंडित हो चुका है। भारतीय इतिहासकार बीबी लाल इन्होंने कहा है कि संधव काल में छोटे छोटे राज्य रहे होंगे तथा प्रत्येक का अलग अलग मुख्यालय रहा होगा। ये कहां तक संभव है, यह जांचने को एक विषय बन गया है, यानी अध्ययन का विषय है। मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधित्व शासन के हाथों में होगा, यह माइके साहब का कथन है।
ऐसा कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता है या संकेत नहीं मिलता है कि शासन व्यवस्था सच में किसके हाथ में था, या एक संवैधानिक राजा के हाथ में था या एक जनता के हाथ में या जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि वहां अवश्य कोई संगठित शासन व्यवस्था रही होगी तो पूरे स्थलों को निगरानी करती होगी। इस तरह हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं पता चल पाता है। मंतव्य दिया, उसी के आधार पर हम लोग यह वाक्य के आधार अपना निष्कर्ष निकालते हैं कि या तो राजतंत्रात्मक होगा या फिर गणतंत्रात्मक होगा। यह अभी तक अध्ययन की विषय वस्तु रही है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो विभिन्न पहलू थे वो खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कला और संस्कृति के बारे में। कला और संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता का कला और संस्कृति बहुत ही उत्कृष्ट है। यह जानने के पहले हम यह जानेंगे कि आखिर ये कला है क्या, ये बना किससे है। कला जो है यह संस्कृत के कल धातु से बनी है। दूसरा चीज देखते हैं कि इसका सर्वप्रथम जो ये दिखाई पड़ता है वह दिखाई पड़ता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है। हम जब वैदिक पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि वैदिक काल में संस्कृत का ही प्रचलन ज्यादा होती है। दूसरा चीज देखते हैं कि कला का व्यवहारिक प्रयोग जो है वो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया है। अब हम लोग इसको देखते हैं विभिन्न रूप से बांटकर। अब देखिए कला को हम जब पढ़ेंगे तो बांट कर करके पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे पलस्तर कला, अर्थात वास्तुकला। उसके बाद हम लोग देखेंगे मूर्ति कला। मूर्ति कला में भी हम लोग इसको बांट देंगे। पहला देखेंगे पलस्तर, उसके बाद हम लोग देखेंगे धातु, फिर देखेंगे कांस्य। यहां हम देखेंगे धातु में मूर्ति कला, और कांस्य की मूर्ति कला। फिर हम लोग देखेंगे चित्रकला, उसके बाद मृदभान, फिर मनका, मोहरे, और लास्ट में देखेंगे वो बाट आवमा। अलग अलग देखने का मुख्य कारण यह है कि हमारा जो कला है वो मूर्ति कला के रूप में मिलती है, धातुओं पर भी, पत्थरों पर भी, चित्रकला भी मिलती है विभिन्न क्षेत्रों में। वही देखते हैं कि मनका पर भी चित्रकला का नमूना हमको देखने को मिलेगा, निर्माण पर भी देखने को मिलेगा, वही मोहरे पर भी देखेंगे जहां स्वास्तिका है या तो फिर हाथी का है या एक सिंगी गैंडा का हो। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये भारतीय संस्कृति है, अर्थात कहने सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति है या कला है, उसको हम इस रूप से बांट करके देखेंगे, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। प्रारंभ करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता का पलस्तर कला यानी वास्तुकला से, साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन से। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी को बजा लेंगे, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।